कभी भी देखिए आपकी इज्जत हमेशा डॉक्टर साहब कह के आपको बुलाया जाता है। तो समाज में अभी हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो गई हो जब हम लोग डॉक्टर बने थे, और आज भी मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ कि लोगों के चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन आता है, जो लोगों के चेहरे पर खुशी आती है जब वो ठीक हो जाते हैं, और खासतौर से जो सीरियस पेशेंट अगर ठीक होता है आपका, और वो जो आपको नमन करता है जो हृदय की भावनाओं से, बस वही मुझे लगता है आपका रिम्यूनरेशन है, वही आपकी फीस है। अगर आपकी नीयत सही है, आपकी सोच सही है, और आपका एक विजन है कि इसे आपको 5 साल एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर मिला ना। मैं क्यों बनना चाहता हूँ भाई? मैं इसलिए नहीं बनना चाहता, मुझे लगता है आई एम रीजनेबली फेमस, लोगों का प्रेम है, मेरे को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कोई समस्या नहीं है, घर मेरा है, एक मेरी छोटी बड़ी कार है, बच्चे सेटल्ड है, मुझे जरूरत नहीं है पैसे की। आपके चैनल पर बोल राजनीति.com सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक और राजनयिक अधिकारियों से आपको रूबरू कराने का हमेशा काम करता रहा है। आज हमारे साथ इसी तरीके से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है वो है डॉक्टर अनिल जी। नमस्कार सर। मेरा पहला क्वेश्चन सर बहुत ही बेसिक है लेकिन पूछना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ डॉक्टर? देखिए, मैंने MBBS की डिग्री ना 1981 में लिया। बहुत कमी थी देश में डॉक्टर्स की, इतना गैप था कि 1000 मरीज पर एक भी डॉक्टर नहीं था, जबकि 1000 पर WHO के अनुसार 5 डॉक्टर होने चाहिए। तो इसलिए एक सेवा की भावना से लोगों तक वहाँ पहुँच सके मेडिकल एड, वो उस भावना से मैंने डॉक्टरी फील्ड की तरफ कि हमेशा आप कभी रिटायर नहीं होते डॉक्टर, आप कभी रिटायर नहीं होंगे। तो इस भावना के साथ कि हमेशा कोई नौकरी भी कर रहे हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमेशा आप ज़िंदगी भर मरीज देखते रहेंगे, तो रिटायर नहीं होंगे, तो हमेशा सेवा, पूरी ज़िंदगी भर आप सेवा करते रहेंगे। और कभी भी देखिए आपकी इज्जत हमेशा डॉक्टर साहब कह के आपको बुलाया जाता है। तो समाज में अभी हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो गई हो, लेकिन जब हम लोग डॉक्टर बने थे, और आज भी मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ कि लोगों के चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन आता है, जो लोगों के चेहरे पर खुशी आती है जब वो ठीक हो जाते हैं, और ख़ास तौर से जो सीरियस पेशेंट अगर ठीक होता है आपका, और वो जो आपको नमन करता है जो हृदय की भावनाओं से, बस वही मुझे लगता है आपका रिम्यूनरेशन है, वही आपकी फ़ीस है। इसलिए मैंने डॉक्टर के साथ साथ आपने राजनीति के अखाड़े में भी कहते हैं कदम रखा, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी थी समाज के अंदर जो आपको एक टर्न लेना पड़ा एज अ पॉलिटिशियन कह लें? मुझे लगता है ये टर्न नहीं है, डॉक्टर और राजनीति एक समान ही है। कैसे है कि डॉक्टर क्या करता है कि एक जो बीमारियां हैं ना उनको जड़ से पहचानता है, डायग्नोसिस करता है, उसकी तह में जाता है, उसके कारणों की पहचान करता है, ठीक है, फिर उनका इलाज करता है। इसी तरह से जो सामाजिक समस्याएं हैं या देश के विकास की जो हम देखना चाहते हैं अपने लाइफ टाइम में कि देश विश्व गुरु बने, देश एक सुपर पावर बने, ये चाहते हैं ना हम लोग। कैसे बने हैं हम लोग? एक तरीका तो ये था कि जैसे मरीज की तरह हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर राजनीति जिसको आप कह रहे हो टू अ सेंस, आप राजनीति के माध्यम से देश की सेवा बहुत बड़े स्केल पर कर सकते हो। यही मुझे लगा कि जो सामाजिक समस्याएं या सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक बीमारियां हैं, उनको एक डॉक्टर के नज़रिए से देखकर हम उसको ठीक करें, और राजनीति में इसलिए वो किया। और जैसे कि मैं उसके पहले भी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का भी अध्यक्ष रहा हूँ, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल जो एलोपैथिक डॉक्टर्स की है जिसके करीब 6 लाख मेंबर हैं उसमें सचिव रहा हूँ। आज भी मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का नेशनल कन्वीनर हूँ, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का कम्युनिटी सर्विस चीफ हूँ, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन नर्सिंग होम फोरम है उसका मैं वो चेयरमैन हूँ, मैं दिल्ली बीजेपी डॉक्टर सेल का भी को चेयरमैन हूँ, सह प्रभारी हूँ। तो ये सारी चीज़ जो आप कह रहे हो कि परिवर्तन अखाड़ा, मैं इसको मानता नहीं अखाड़ा, मैं तो कहता हूँ कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली
एक डॉक्टर की सोच के अनुसार, डॉक्टर की एक रिफ्लेक्सिस के अनुसार सामाजिक बीमारियों को डायग्नोसिस करें, उसके जड़ में जाएं, उसके कारणों को समझें और उसको बेहतर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, बुराई को दूर करने के लिए कदम उठाएं। वही नहीं है, मान लीजिए जैसे सामाजिक का, मान लो क्यों आज भी हम लोग सीवर की बात कर रहे हैं, क्यों ओवरफ्लो है, क्यों हम सड़कें टूटी हुई की बात कर रहे हैं आज। ये तो मुझे सब समझ नहीं आता कोई भी बात। मान लो मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा, जिसको आप अखाड़ा कह रहे हैं, वो एमएलए, तो मेरे मन में एक विचार था कि जगतपुरी मार्केट है भाई, उसके वहाँ फ्लाईओवर नहीं है, वहाँ पार्किंग नहीं है, क्यों नहीं बने। लोग वहाँ, हमारे क्षेत्र का इतना विकास हो कि दुनिया भर के लोग वहाँ पर, जगतपुरी मार्केट जो एशिया का बिगेस्ट मार्केट है वहाँ है, या मान लीजिए गांधीनगर क्षेत्र में जो अपने कपड़े का व्यवसाय है। आप इतने साल बाद सोच रहे, हमने इतने सालों से मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कि देश भर के लोग ऐसे समझें कि विश्व की एक बेस्ट मार्केट है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए फैसिलिटीज़ चाहिए, उसके लिए बेहतर कम्युनिकेशन वाले लोग वहाँ चाहिए। और ये तो चीज़ जो सीवर है, सड़क है, या पानी की प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है ये तो थिंग ऑफ पास्ट होना चाहिए 2023 में या 24 में या 25 में। ये तो इसकी बात ही नहीं होना चाहिए। क्यों? एक एमएलए का फंड मिलता है 10 करोड़ रुपए प्रति साल, 10 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत मिलता है। इसके साथ आप केंद्र से बहुत सारी परियोजनाओं के तहत ऐसा ले सकते हैं। तो ये तो एक, अगर हम लोगों का एक मन में आया कि स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध दिल्ली कृष्णानगर बना है, ये हैशटैग भी हमारा, तो आपके अगर नीयत है तो उसको आप कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ हूँ। इसीलिए आप यहाँ पर, बड़ा अच्छा आंसर दे दिया आपने। मुझे अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड था कि पॉलिटिक्स में व्यक्ति से ज़्यादा आपको लगता है कुर्सी की अहमियत होती है? नहीं, व्यक्ति की अहमियत ज़्यादा है, लेकिन कुर्सी उसको काम करने के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देती है। आप वहाँ व्यक्ति तो होगा जब उसकी नीयत अच्छी होगी, तो व्यक्ति तो चाहिए अच्छा व्यक्ति। व्यक्ति के बगैर तो कुछ नहीं होगा। कोई व्यक्ति जिसकी ना नीति है ना नीयत है तो वो कर ही नहीं सकता। आपके लिए एक सोच होना चाहिए, आपको एक विजन होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये हो गया व्यक्ति की बात। लेकिन उसको कैसे करना है, मान लो मैं इंडिविजुअल लेवल पे आज भी, मैं नहीं हूँ आज विधायक, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, अपने एनजीओ के माध्यम से, हमने जैसे कहा ये हम लोग स्वच्छ समृद्ध कृष्णानगर का एक विजन है। मान लो कहीं हम पार्क में जाते हैं, अब सुबह सुबह हर पार्क में हम लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ पता चला कि वहाँ बेंचेस टूटी पड़ी, सालों साल से नहीं बदली गई, या मान लो जिम इक्विपमेंट है उनको रिपेयर मांगते हैं, तो या और उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था, तो मान लीजिए पार्षद तो चलो हम लोगों की टीम के लोग हैं, वो हम ठीक करा देते हैं। सांसद के माध्यम से वो और चीज़ें हैं जो करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं करा पाते। अगर हमारे को दिल्ली सरकार का एक अधिकारी के तौर पर फंड हो तो हम निश्चित रूप से उसको पहले 1 साल में ही ठीक करा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा इसके ऊपर था, आपके डॉक्टर से रिलेटेड है। जिस तरीके से EWS का एक कोटा होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक अलग जी, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी एक 25% एक रखा जाता है EWS कोटे के तहत कि वहाँ पर बच्चों का एडमिशन हो। तो ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है? देखिए जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली में है, मेरे ख्याल अराउंड 30 हैं। जैसे अपोलो है, मैं टू नेम ए फ्यू, मैक्स है, या इधर में ईस्ट दिल्ली में दीपक हॉस्पिटल है, या शांति मुकुंद हॉस्पिटल है, तो इस तरह, या धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल है, या कुछ फोर्टिस के कुछ हॉस्पिटल्स हैं। तो उनमें 10% जहाँ ज़मीन सरकार ने दी सब्सिडाइज रेट पे, अपोलो है, तो उनमें 10% एडमिशन EWS कोटा के लिए उनको मैंडेटरी करना और 20% OPD में फ्री करना ज़रूरी है। तो जनता को इसके बारे में अवेयरनेस है और नहीं है तो हम लोग उस क्षेत्र में भी काम करते हैं। जितने EWS के, क्या होता है कि दिल्ली सरकार के नोडल ऑफिसर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं ज़्यादातर, या कई बार सीनियर नर्सिंग अधिकारी भी होते हैं। वो नोडल ऑफिसर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करते हैं। ये माननीय हाई कोर्ट का भी ये ऐसे आदेश है, और पूरा ऑडिट जाता है कि भाई कितने आपने 1 साल में भर्ती किए EWS के, कितने अपने OPD में देखे, और वो नोडल ऑफिसर दिल्ली सरकार के माध्यम से वो कराते हैं। अगर कोई कंप्लेंट है तो इससे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि किसी के पास EWS का वैलिड है, अगर है वैलिडिटी, तो हम लोग उनके प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर हिपोक्रेटी आपको एक पढ़ाया जाता है कि कभी भी आपने भेदभाव नहीं रखना, और
टाइम पे सबसे पहले अपने पेशेंट की जान बचानी है, इस तरीके से कुछ है। तो इसी को विज़न को लेकर भी आपने पॉलिटिक्स में बड़ा अच्छा आपने बात की। हिपोक्रेटिस ओथ जो हमको जब भी एडमिशन होता है वो दिलाई जाती है, जब भी डिग्री मिलती है, जब भी पढ़ाई जाती है। उसका मतलब यही है कि मैं किसी से जाति धर्म के या पंथ के हिसाब से भेदभाव नहीं करूँगा। मैं अपने स्वार्थ को पहले नहीं, मरीज़ के इंटरेस्ट को पहले रखूँगा। किसी भी मरते मरीज़ के लिए जो भी मेरे उससे हो सकता है वो करूँगा। तो यही राजनीति में तो चाहिए। यही मैं तो यही इसीलिए बोला कि आपने जो बोला डॉक्टर से परिवर्तन नहीं हुआ। जो नीति और नीयत है वो एक डॉक्टर की राजनीतिज्ञ के पास होनी चाहिए। मैं तो ये इस स्टेटमेंट देता हूँ कि जैसे अब मैं अपनी बात बताऊँ कि आई वॉज अ फर्स्ट ट्रेड MCH यूरोलॉजिस्ट। MBBS करते हैं, फिर MS करते हैं, फिर MCH करते हैं। इट टेक्स अराउंड 15 years of training and working in various government hospitals or hospitals where you get those degrees. और यू आर सीनियर डॉक्टर ऑल्सो? Senior, and then what kind of senior? I am a super specialist doctor, urologist, मतलब kidney urology, endoscopic surgery और ये सब हम लोग करते हैं। I was the first MCH urology in East Delhi in the year 1992 when I started practice. क्यों हमने यहाँ शुरू की? क्योंकि my wife is a gynecologist. She said कि भाई अगर हम I had the option of joining RMN hospital. I had the option of joining Apollo hospital in year 1994-95. लेकिन क्यों हमने इस दिल्ली में किया? Then we both decided to settle in East Delhi कि यहाँ पर कोई अच्छा हाईटेक केयर सेंटर नहीं था जो अफोर्डेबल कॉस्ट पर दे सके हाईटेक केयर। और हमने सोचा कि अगर हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, अगर 10 मरीज देखते हैं से you will get 100 rupees. There we see one patient and get 100 rupees. So we have chosen कि हम 10 मरीज देखेंगे। So that हमारी जो एक्सपर्टीज़ हमको ऊपर वाले की कृपा से मिली है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ हमको देश की इतने सरकार की जो पैसा लगता है डॉक्टर बनाने में खर्च हुआ, तो हम भी उसको कुछ वापस दें। इसलिए हमने इस दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू की एंड स्टार्टेड दिस सेंटर with the motto or mission. This is my vision and mission is stated in our logo. High tech care and at affordable cost. इस विजन के साथ शुरू किया ये अस्पताल हमने। और इसी तरह मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ की जनता ने, पूरी दिल्ली की, नॉर्थ इंडिया की जनता ने हमको आशीर्वाद भी दिया कि that we started with a small center of 15 beds. Now we are 100 bed in multi-specialty NABH quality accredited hospital in this part of city, and we can boast that the same medical care which Max or Fortis or anybody is giving at say X cost, we are giving it on X by 3 cost. And the same quality care and the same super specialist care. तो संतुष्टि होती। And the big hospitals supported you? No, I don't need big hospital support. I need the support of public. मैं जाके मेरे पेशेंट का सपोर्ट चाहिए मेरे। हॉस्पिटल दूसरे का सपोर्ट, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हमको सपोर्ट नहीं करेगा। हमको जिसका सपोर्ट चाहिए था, नेमली पेशेंट्स, उनका है। उनको मालूम है अभी बात की, अगर हाईटेक केयर अफोर्डेबल कॉस्ट पे करना है तो गोयल हॉस्पिटल में जाना है। ओके। नाउ से फॉर एग्जांपल आप कोविड की, आई वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल टू स्टार्ट कोविड केयर, दैट एवरीबडी नोज। We started 100 beds of COVID care in the first wave. And साथ में मैं तो यूरोलॉजिस्ट हूँ, कोविड का ट्रीटमेंट रोज देखता, चेस्ट फिजिशियन ये देखते हैं। आई वॉज नॉट सपोज टू बी हियर, बट एक भी ऐसा दिन नहीं था जो पूरे 2 साल में 9 बजे से 3 बजे आई वॉज नॉट इन माई ऑफिस कोऑर्डिनेटिंग विद द हेल्पलेस पेशेंट जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सब बर्थ की बेड नहीं मिल रही। आई हैव सीन पेशेंट्स डाइंग ऑन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ माई हॉस्पिटल। लेकिन एक मन में था कि अगर ये टाइम है और हम अभी नहीं कर सकते एज मैनेजमेंट, तो मुझे लगता है आगे आने वाला समय हमको खुद माफ़ नहीं करें। तो हम लोगों ने ऐसा कोई पेशेंट नहीं, वी हैड 96% रिजल्ट ऑफ सेविंग पेशेंट्स, मतलब बहुत कम मॉर्टेलिटी थी बिकॉज ऑफ आवर टीम एंड ऑल्सो वी वर पर्सनली, आई वॉज पर्सनली एंड माई वाइफ वॉज पर्सनली मॉनिटरिंग द पेशेंट्स मॉर्निंग इवनिंग, sitting in these buildings 9 to 3 every day. मेरा अगला सवाल जो था आपकी पॉलिटिक्स को लेकर था। आपको लगता है जो चुनाव में जो वादे किए जाते हैं लीडर्स के थ्रू, उन्हें ज़मीनी स्तर पे लाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है?
नहीं, मैं तो ऑन द अदर वे इट इज़ वेरी इजी। अगर आपकी नीयत सही है, आपकी सोच सही है और आपका एक विजन है कि से आपको 5 साल एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर मिला ना। मैं क्यों बनना चाहता हूँ भाई? मैं इसलिए नहीं बनना चाहता, मुझे लगता है आई एम रीजनेबली फेमस, लोगों का प्रेम है मेरे को, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कोई समस्या नहीं है, घर मेरा है, एक मेरी छोटी बड़ी कार है, बच्चे सेटल्ड है, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे की। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, नहीं ज़रूरत है। तो मुझको किसी की क्या ज़रूरत है राजनीति में कि जो लोगों से जो बोले वो मेरे मुंह पे आके कि साहब हाँ वो आपने ये काम का तरह हो गया, इम्प्लीमेंट हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ क्या? ग्राउंड लेवल यही डॉक्टर ये बोलता है ना, भैया मरीज तुम यार ठीक है, ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करो। और कल को जब वो ठीक हो जाता है तो वो संतुष्टि मिलती है। तो मुझको लगता है वही फीलिंग अभी भी है। जैसे अभी कि मैं कहूँगा कि भैया ये पार्क में ये आपका जिम के इक्विपमेंट लग जाएंगे, कल जाऊँगा अगर नहीं लगते हैं तो फिर वो मेरे को कहेगा क्या आप क्या बातें करते हो, आप तो झूठ बोलते हो, तो वो मैं नहीं सुन सकता। तब मेरा सोच वही है कि जो मैं बोलूँ वो करूँ। तो चैलेंज नहीं है, सिर्फ नीति और नियत की ज़रूरत है। आप अगर जहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी के पार्ट हो जाओ और उसमें गवर्नमेंट फंड आपके लिए अवेलेबल हो, तो ये जो समस्या है, मुझे लगता है समस्याओं की बात नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। समस्या है सड़क साफ टूटी पड़ी है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, पानी गंदा आ रहा है, ये बात नहीं होनी चाहिए। यमुना मैली पड़ी है, नए अस्पताल स्कूल नहीं बन रहे, ये बात नहीं होनी चाहिए। ये हो रही है, ये तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको तो बेहतर करना ही करना है। नई बात करो, इसमें नए स्कूल बनाओ, नए अस्पताल बनाओ। अभी जैसे जो अपने मोदी जी का चल रहा है 9 वर्षों में, उन्होंने क्या दिल्ली से सारे ट्रक्स गायब कर दिए, 30,000 से 40,000 कैसे पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वो विज़न होने का चाहिए कि भाई साहब हमको आपने जितना हमें वक्त मिला उसमें किस तरह से हम लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह से उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति जो आप कह रहे हो उसको आपको राष्ट्र नीति होना चाहिए, जिसमें नेशन फर्स्ट हो, फिर जनता हो, फिर आप हो, उसके बाद तब ये जो आप बता रहे हो कि साहब चैलेंज है जो वादे करते नहीं, तो मुझे लगता है वादे कर रहे हैं अगर मैंने, तो मेरी मॉरल जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें पूरा करूं। और डॉक्टर का तो काम ही यही है कि वो जो वादे करते हैं या जो भी कहते हैं उसको पूरा करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल दूं, मान लो मैं कहता हूँ ये मरीज़ ठीक नहीं हो सकता, मैं उसको बोल देता हूँ वही देखो ये ठीक नहीं हो सकता। तो मान लीजिए आप कोई ऐसी समस्या है जिसको ये ठीक नहीं हो सकती, या मैं नहीं ठीक कर सकता, मैं उसको बोल दूंगा भैया देखिए ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, ये दूसरा बताओ, ये मैं कर दूँगा। तो आपका पर विश्वास जनता का बढ़ेगा, जनता से कनेक्ट बढ़ेगा। मेरा अगला सवाल आपके किसी बात को लेकर था कि अगर आप अगले चुनाव में जीत जाते तो क्या क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर और बढ़ती है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप और बेहतर करेंगे दिल्ली के अंदर? देखिए मेरा पूरा जीवन लगा हेल्थ क्षेत्र में ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र का मैं अपने आप को एम्बेसडर समझता हूँ। चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से हुआ हो, चाहे जो बीजेपी के डॉक्टर सेल के सह प्रभारी की भांति हुआ हो, या कार्यकारिणी सदस्य हूँ दिल्ली बीजेपी का और जिला भारतीय जनता पार्टी शाहदरा का। तो मुझे लगता है कि जो हेल्थ के लिए हम बेहतर कर सकते हैं, एक तो एग्जिस्टिंग अस्पताल हैं, एक है कि आगे और कितनी ज़रूरत है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक अस्पताल कितने अस्पतालों की ज़रूरत है। वो बड़ा आसान सा डेटा है कि कितने मरीज़ आते हैं, कितने हमारे पास एग्जिस्टिंग अस्पताल हैं, कितना उसमें वेटिंग है और ऑल दैट। फिर आप जो एग्जिस्टिंग अस्पताल पहले तो उनको बेहतर करना ज़रूरी है। क्या है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, मैन पावर बेहतर करना। मैं देखता हूँ RML किसी भी नॉट नेमिंग यानी अस्पताल दिल्ली सरकार का हो चाहे इसके अस्पताल हो, तो बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट है। एक OPD में 10-10 हज़ार मरीज़ आते हैं, एक OPD में 10,000 मरीज़। कितनी देर की OPD होती है? 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इतनी होगी। तो इनको केटर करने के लिए एक्चुअली कितने डॉक्टर हैं, वो उसका जो बिल्कुल एनालिसिस करके वो बढ़ाना है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो बढ़ाना चाहिए। नहीं तो या कम्युनिकेशन वहाँ पर है, साइनेजेस हैं, उनको बेहतर करना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर। लेकिन अगर आपको ओवरबर्डन कर दोगे जो स्टाफ को और इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी नहीं है, तो वहाँ पर फिर क्या झगड़े भी होंगे, केयरलेसनेस भी होगी और लोगों में आपस में ऑल्टरकेशन भी होगा। मेरे डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो उस डिससेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन में बदलना है।
पेशेंट को आपको एंड पॉइंट है, उसको डिससेटिस्फेक्शन को ठीक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना हो, लोगों की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हो, मैन पावर बढ़ाना हो, जो करना हो, बिल्डिंग में चेंज करना हो, वो करना चाहिए। और आजकल तो सारा कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, सब कुछ आप वो होना चाहिए। मोदी जी हेल्थ में भी सारा डिजिटलाइज कर रहे हैं, सिस्टम डिजिटलाइज होनी चाहिए। दूसरा, नए जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर नए स्कूलों की बनने की ज़रूरत है, वहाँ करना चाहिए। लीपापोती नहीं चलेगी। अब स्कूल में, अभी एजुकेशन में अगर आप एक हमने बेहतर कर दिया, लेकिन एक क्लास में 70-80 बच्चे हैं और 21 बेंच है, तो ये तो बात नहीं चलेगी, ये गलत बात है। आप ना अपने आप को धोखा मत दो। एज ए पॉलिटिशियन आप अपने आप को धोखा मत दो। कहीं भी आप कह रहे हो, कर नहीं रहे हो, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं जनता को आंखों में धूल झोंकने रहे हो ये मान सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली आप अपने आप को धोखा दो। मैं अपने आप को नहीं धोखा दूँगा कभी। जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। तो एजुकेशन में मान लीजिए अल्टीमेट एंड पॉइंट है रिजल्ट। रिजल्ट के लिए आपको उनको बेहतर व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर टीचर्स, बेहतर और पूरे जितना चाहिए उतने देने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि 60-70% से ज़्यादा स्कूलों में दिल्ली के प्रिंसिपल ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा। तो उनमें आपको अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, मैन पावर बेहतर करना है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का डिजिटाइजेशन करना है बहुत। तो दोनों एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। और फिर एक दिन विजन की उनमें क्या है, मान लीजिए कि टाइम पे पोलियो था, पोलियो फ्री इंडिया हो गया, तो किसी ने तो सोचा ना कि भाई कैसे ख़त्म हो, तो कैसे ख़त्म करें, राइट। मान लो किसी ने तो सोचा ना, वैक्सीन मोदी जी ने 3.7 करोड़ वैक्सीन दिल्ली में लगी, और तो वैक्सीन का सोचा हिंदुस्तान ने, बना भी और चला भी और विदेशों में भी गया, किसी ने सोचा ना था भी। तो हमको इस तरह के भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, चाहे वो फार्मा सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, वो सारा सोचना पड़ेगा कि हमारे को कोई भी इक्विपमेंट इंपोर्ट ना करना पड़े। अभी क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट जो 100 से 200% ड्यूटी के बाहर से आते हैं, यहाँ बनाया 1/4 कॉस्ट होती है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे को मंगाना पड़ता। तो वो जो एंडोस्कोप है, टेलीस्कोप मान लीजिए 3 लाख का रहा, हिंदुस्तान में बनेगा 50,000 में। पैसा भी बाहर जाने से बच रहा है, और हमारा जो अपना जो बनाने वाले लोग हैं वो बेहतर हैं, स्टार्टअप वाले हैं, नए लोग हैं, तो उसको R&D को बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार मिलता है। टेली मेडिसिन की बात करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विजन के तहत आ सकती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम मैं कर सकता हूँ। मेरा अगला सवाल था, बीइंग अ डॉक्टर यू हैव अ बिजी लाइफ, पार्टी का क्या दबाव होता है? और चुनावी दिनों की बात करूँ मैं अगर, तो आला कमान की भी बात होती है और आप डॉक्टर भी हैं, तो सब उस टाइम पे क्या माहौल रहता है? मुझे लगता है कि अगर आपकी जो काम अच्छा लगता है ना, उसमें आप दबाव महसूस नहीं करते हैं, और आप उसके लिए फिर टाइम मैनेजमेंट करते हो। मान लो मैं अपनी बात कहूँ, आप कहोगे भाई आप OPD में मरीज भी देखते हो, ऑपरेशन भी करते हो, और पार्टी के लिए भी टाइम देते हो, संगठन के लिए टाइम देते हो, जनता के लिए भी टाइम देते हो, तो वो टाइम मैनेजमेंट है ना। तो और फिर आप अपने क्या, आप एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हो। जैसे मैंने अपना ना पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिड क्या है, मैं मान लो ऊपर में अस्पताल के टॉप, तो मेरी टीम है। मान लो मैं ये यूरोलॉजी सिस्टम है, तो यूरोलॉजिस्ट है मेरे पास, 2 सर्जन्स हैं जो 2, तो मेरे पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ेगा, वो सेम लेवल ऑफ केयर मेरे जो साथी डॉक्टर्स हैं वो देंगे। मैनेजमेंट का इशू है, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, तो जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं मेरे को लोग इसलिए वहाँ पाते हैं। मान लो मेरे को कोई 11 बजे भी कहता है कि साहब हम ये मीटिंग में पहुँच जाओ, तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी टीम यहाँ कर रही है। और जो मैं जब आऊँगा 2 घंटे 3 घंटे बाद, तो जिसको मरीज़ को मेरे को दिखाना वो दिखा देंगे। तो इस तरह मरीज़ का सेटिस्फेक्शन भी नहीं ख़राब होता। और जो मेरी ड्यूटी है एज मान लीजिए कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली BJP जिला कार्यकारिणी सदस्य, या कृष्णानगर विधानसभा का प्रभारी था मैं भी, तो वो सारी भी मैं बगैर किसी टेंशन के पूरी कर सकता हूँ। इसलिए आपके माध्यम से ये भी मैं कहना सकता, कोई भी लोग, जब मैं कहता हूँ कि आप रिलायंस वाले अंबानी साहब, वो हज़ारों चीज़ें चला रहे हैं, हज़ारों वर्टिकल कैसे चला रहे हैं, टीम्स के माध्यम से चला देना, और अपना काम भी कर रहे हैं, खुद भी अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं। कल्चरल सेंटर भी नीता अंबानी बना रहे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा है। तो ये सिर्फ न सिर्फ आप सोच लो और फोकस होकर उस पर करो, और एक टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, तो आप मुझे लगता कर पाओगे। और मैं उसमें मुझे लगता मुझे कोई टेंशन नहीं। आखिरी में एक सवाल, सरकार की
कौन सी नीतियाँ हैं जो आप चाहेंगे कि इम्प्लीमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों इसके बारे में, और अगर है वो तो आप कैसे अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को? देखिए, मैं तो मोदी जी की नीतियों से बहुत बड़ा उनका मुरीद हूँ। वो एक गुड गवर्नेंस के माध्यम से लोगों तक पहुँच रही हैं और उसके बाद करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में पहुँच रही है। ज़ीरो टॉलरेंस है। जैम उन्होंने शुरू किया, आज नहीं, जब जनधन अकाउंट खोलने की बात हुई थी लोगों ने हँसा, राइट? कि अरे क्या बातें कर रहा है, जनधन अकाउंट का क्या फ़ायदा? आज जनधन अकाउंट का फ़ायदा ये है कि वो आधार से लिंक्ड है और जो भी डायरेक्ट बेनिफिट है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। एक ज़ीरो पैसा भी बीच में नहीं जा रहा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85% पैसा लीक हो जाता है। 1 रुपये भेजते हैं, 10-15 पैसे पहुँचते हैं। यहाँ अब 1 रुपया भेजते थे, 1 रुपया पहुँचता। चाहे किसानों की सब्सिडी हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या कोई स्वनिधि योजना हो, एक क्लिक पे पहुँच जाता है। तो ये नीति के अनुसार अगर आप चलें, इसके फोकस में जनहित हो और उसके अलावा जनहित के साथ वो ये बात भी हो, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, वो अंत्योदय की भावना हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे हैव और हैव नॉट्स का फ़र्क ख़त्म करना चाहिए। जो हैव है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, वो गैप को अगर हम किसी तरह से पूरा कर सकें, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हम एक विकसित देश को श्रेणी में पहुँच सकते हैं। और इसीलिए जब मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, तो वो भारत एक भूभाग नहीं है, उसको माँ भी बोल रहा हूँ। तो हम सब उसी माँ के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो या किसी जाति का हो, वो हम सब उसी के बच्चे हैं। तो भारत माता की जब जय बोलते हैं, तो उसमें रहने वाले वो जो लोग हैं, उस कोने तक जो रह रहा है, जिसके पास बेचारे के पास एक पहनने के कपड़े नहीं है, वहाँ तक उसको कपड़ा, खाना पहुँचाना, ये मुझे लगता है हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर राजनीति में अगर आएँ, तो ये हमारा ये ध्येय है, ये हमारा उद्देश्य है। सर, आखिरी में 2 शब्द राजनीति.com के लिए। मुझे लगता है जैसे आपने जिस शिद्दत के साथ मुझे लगता है मेरे मन की बात करी और एक नया ये राजनीति.com शुरू किया, मुझे लगता है कि मैं आपको, उनके ओनर मनोज अग्रवाल जी, मोहित क्वात्रा जी, उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और राजनीति.com को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। निश्चित रूप से आपके लिए भविष्य बहुत सुखमय होगा, ये मेरी कामना ही नहीं, विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा करे, और इन्हीं विचारों के साथ हमारी भी शुभकामनाएं हैं आगे के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजनीति.com।